तो जहाँ इतनी सारी मूवीज़ आ रही थी वहाँ उनमें से एक ऐसी मूवी भी थी जो हमसे मिस हो गई और मैं इसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ, क्योंकि ये मूवी मैंने जब देखी तो मुझे पता चला कि इस मूवी में कितना पोटेंशियल है और ये मूवी अपने अंदर क्या क्या समेटे बैठी हुई थी। मैं बात कर रहा हूँ दी पॉप्स एक्सॉर्सिस्ट का। और वैसे तो एक्सॉर्सिज्म पे पिछले कुछ टाइम से कई मूवीज़ आ चुकी हैं, हमने कई सारी मूवीज़ देखी है। इसमें कई बड़े बड़े मेंशन किया जाए तो जो 19s वाली एक्सॉर्सिज्म है, या अगर उससे थोड़ा सा और आगे आए तो दी एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज के बारे में बात कर सकते हैं। बट वो सारी जो एक्सॉर्सिज्म के ऊपर बेस्ड मूवीज़ है वो इस मूवी के आसपास भी कहीं बिलोंग नहीं करती। तो आज की ये वीडियो दी पॉप्स एक्सॉर्सिस्ट पर होने वाली है और मैं इस मूवी की पूरी स्टोरी पे बात करूंगा, तो ये स्पॉइलर वाली वीडियो होने वाली है। और मैं भी ये भी बताऊंगा कि ये मूवी अब के आगे कितना पोटेंशियल रखती है, क्योंकि इस मूवी में एक बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं लेकिन एक ऐसा हिंट दिया गया है जिससे पता चलता है कि हो सकता है कि आगे कई सारी मूवीज़ हमें इसके ऊपर दिखाई दें। तो मैं शर्जिल अशरफ, आप देख रहे हैं लेट मी एक्सप्लेन। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि एक फादर जो है वो एक घर में पहुंचे हैं जहाँ पर एक लड़के के ऊपर या एक आदमी के ऊपर एक हैवान या एक डीमन हावी हुआ है और ये फादर है, फादर गैब्रिएल। यही इस मूवी के मेन कैरेक्टर हैं और इन कैरेक्टर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यही एक पूरा ऐसा कैरेक्टर है जो इस पूरी मूवी में आपको कनेक्टेड फील करवाएगा। आपको ऐसा फील कराएगा कि हाँ ये मूवी दोबारा देखनी चाहिए। आपको फील कराएगा कि ये मूवी वाकई क्यों इतनी ज़्यादा बाकी मूवीज से हट करे, बाकी इसके जॉनरा की बनी हुई मूवीज से हट करे, क्योंकि इस मूवी में आपको हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा एलिमेंट मिलता है और वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे परफेक्ट दिखाई देती है। फादर गैब्रिएल जो है वो इस डीमन से आके बातचीत करते हैं और इसके दिमाग के साथ इतना खेलते हैं कि वो फादर गैब्रिएल की बातों में आके एक सामने खड़े हुए पिक के अंदर चला जाता है और फिर उसे गोली मार के फादर गैब्रिएल खत्म कर देते हैं। पहला सीन ये है और इस पहले सीन के एंड के बाद हम देखते हैं कि फादर गैब्रिएल जो है वो अपनी मस्त वेस्पा के ऊपर जा रहे हैं और एक प्रॉपर चश्मा लगा के। इतना ज्यादा कूल फादर हमने आज तक नहीं देखे पिछले कई टाइप से, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बाकी सारी एक्सॉर्सिज्म वाली मूवीज से बहुत ज्यादा हट करे, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है, ये जो फादर है, इनको देख के आपको कुछ अलग ही फीलिंग आएगी, आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि इनकी जो कूलनेस है ना वो कुछ हटकर ही है। ऐसे फादर को शायद ही आपने कभी देखा होगा। मैं तो कहानी में आगे चलते अगर हम बात करते हैं तो एक फैमिली है जिसमें जूलिया मदर है, एमी उसकी बेटी है और हेनरी करके एक छोटा बच्चा है जो अपने बाप के मरने के बाद से नहीं बोला। बाप को मरे भी 1 साल हो चुके हैं। वो अपने बाप के मरने की वजह से एक सदमे में है, इसलिए वो अपने बाप के मरने के बाद से नहीं बोला। तो इसके बाद जो सीने में दिखाया जाता है कि इनके बाप के पास चर्च था, जो चर्च अब इनको मिल चुका है और अब ये उस चर्च को ले लिया और उस चर्च में जाकर रहने का फैसला किया। बट इस चर्च की हिस्ट्री कुछ ज़्यादा ही डार्क है और इस चर्च की हिस्ट्री इतनी खतरनाक है कि जब वहाँ पे ये फैमिली जाके रुकती है तो पता चलता है कि वहाँ पे मौजूद एक डीमन हेनरी को अपने काबू में कर लेता है। और वो जो डीमन हेनरी को जब काबू करता है तो पोजेस करने के बाद वो पहले डिमांड ये करता है कि उसे एक फादर चाहिए जिससे वो बात करना चाहता है, लेकिन उसे कोई ऐसा वैसा फादर नहीं चाहिए या कोई भी ऐसा फादर जो उसके आसपास मौजूद है वो नहीं चाहिए। उससे स्पेशली फादर गैब्रिएल ही चाहिए। फादर गैब्रिएल अपने टीचर के पास जाता है, दीपॉप के पास, और जाके उनसे बात करते हैं। उन्हें बताते हैं कि हमारे साथ ये सब हो रहा है और दीपॉप उन्हें बताते हैं कि कैसा केस स्पेन में जो दिखाई दिया गया है जिसमें बच्चे को एक खतरनाक डीमन ने कैप्चर करा और वो कोई ऐसा वैसा डीमन नहीं है, उसने बहुत बड़े बड़े काम किया। अब और जब फादर गैब्रिएल वहाँ पहुँचते हैं तो वो अपना काम शुरू करते हैं, लेकिन ये डीमन कोई आम डीमन नहीं है। ये चीज़ उन्हें जब पता चलती है जब वो उससे अपना नाम पूछते हैं। आमतौर पर डीमन से जब भी फादर गैब्रिएल अपना नाम पूछते हैं तो उन्हें नाम पता नहीं होता, क्योंकि डीमन इस बात का क्लेम करता है कि मैं सब जानता हूँ, लेकिन जब भी फादर उससे अपना नाम पूछते तो वो नाम नहीं बता पाता। लेकिन ये डीमन डायरेक्ट उसका नाम लेके उस फादर गैब्रिएल से उसके नाम लेके बात करते हैं और फादर गैब्रिएल ये बात सुन के थोड़ा परेशान हो जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं कि वो फादर गैब्रिएल का नाम जानता है बल्कि वो फादर गैब्रिएल का पिछड़ा पास भी जानता है कि उन्होंने पीछे क्या क्या गलत किया है, कौन से ऐसे गिल्ट्स हैं उनके दिल में जिनको लेके वो आज तक रिग्रेट करते हैं, जिनको लेके वो भले से ही कन्फेशन कर चुके हैं लेकिन फिर भी अभी भी अपने दिल में एक अफसोस लिए बैठे हैं। इस मूवी में एक और फादर भी है जो फादर गैब्रिएल के साथ जो है कोऑपरेट करके चलते हैं। इनका नाम है फादर एस्क्यूबेल। तो इन दोनों के नाम कुछ इस तरह के हैं, मैं इनको सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो हम फादर 1 और फादर 2 करके बात करेंगे। तो फादर 1 जो है वो फादर गैब्रिएल है और फादर 2 जो है वो एस्क्यूबेल है। ठीक है, तो अब हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो कहानी में फिर हमें पता चलता है कि फादर गैब्रिएल जो है वो जानना चाहते हैं कि इस पूरी सिचुएशन का मसला क्या। उन्हें डीमन का नाम जानना है लेकिन उन्हें डीमन का नाम नहीं मिलता है। इधर फादर गैब्रिएल एक और एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं जिसमें डीमन उन्हें उनके उस गिल्ट से डायरेक्ट फेस कराता है। और सिर्फ यही नहीं, फादर 2 को भी उनके उस गिल्ट से डायरेक्ट फेस कराता है, क्योंकि फादर 2 का एक लव इंटरेस्ट था जिसके साथ वो काफ़ी टाइम तक रिलेशन में रहे और जब उनको उसकी तरफ से शादी का प्रपोजल आया तो उन्होंने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया और अपने प्रोफेशन की तरफ ज़्यादा झुकाव दिखाया। और यही फादर 2 का गिल्ट था। फादर 1 का जो गिल्ट था वो ये था कि एक ऐसा केस जो उनके पास आया था जिसे वो बचा नहीं पाया, वो एक लड़की का केस था जिसके ऊपर उसके मुताबिक एक डीमन हावी होता है रोज़ रात को, लेकिन फादर को लगता था कि ये उसकी साइकोलॉजिकल इशू है, उसके दिमाग में कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से वो ऐसा कुछ सोचने लगी है। उन्होंने अपनी ये केस अपने हाथ से निकाल के डॉक्टर्स के हाथ में दे दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आखिर में उस पेशेंट ने या उस पोजेस
हुई हुई लड़की ने खुद को एक बिल्डिंग से कुदवा के जान दे दी और इसका गिल्ट जो है वो फादर गैब्रिएले के दिल में आज तक मौजूद है। अब जब फादर गैब्रिएले को ये बात पता चल जाती है, ये बात समझ में आ जाती है कि बिना इस डीमन का नाम जाने वो कुछ नहीं कर सकते, तो और इस तरह से वो पहुंचते हैं इस चर्च के नीचे मौजूद या इस चर्च के नीचे बने तहखाने में, जहाँ उन्हें इसकी पूरी हिस्ट्री पता चलती है। और इस दौरान हमें पता चलता है कि पहली बार ह्यूमंस को बनाया गया था तो गॉड के खिलाफ होने वाले कुछ 200 एंजल्स ऐसे थे जो गॉड के खिलाफ थे, तो उन्हें निकाल दिया गया था और उन्हें कैद कर दिया गया था। और फिर हमें पता चलता है कि ये वही चर्च है जहाँ पे उन 200 एंजल्स को कैद किया गया था। और वो जो एक डीमन जो हेनरी पर हावी है वही हेल का किंग है, और वो सब ये सब इसलिए चाहता है क्योंकि उसे एक ऐसा प्रेस चाहिए जिस पर लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बिल्ड हो और वो उसकी बॉडी को प्रोसेस करने के बाद आगे जाकर कुछ बड़े काम कर सके या चर्च को डिस्ट्रॉय कर सके। उसका मकसद यही है और वो अपनी एक डीमन आर्मी भी यहाँ से बनाना चाहता था। कहानी का मेन फोकस वैसे तो यही है, लेकिन अगर आप फिर भी कहानी की दूसरी साइड को देखेंगे तो इसमें कुछ ऐसे स्पेशल मेंशन है जो मैं भी करना चाहूँगा। वो ये कि फादर गैब्रिएल का सॉफ्ट साइड फादर वन है, उनका एक ऐसा साइड है जिसको आप देख के थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे। वो नॉर्मल फादर्स जैसे नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया था, उनमें उन्हें जोक्स मारने की आदत है। वो ऊपर से इनके पास एक ज़बरदस्ती वेस्पा भी है। वो वेस्पा मुझे बहुत अच्छी लगी उसके कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से। इस मूवी में जिस तरह का टून हमें दिखाई दिया, जिस तरह के सीन्स हमें दिखाई दी, ये मूवी हॉरर भी उतनी ही है जितनी ये फनी है, तो इसलिए इस मूवी का जो टोन है वो आपको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, ये डार्क तो है। इस मूवी की जो कुछ ऐसा सीन है जिसमें आपको हेनरी कुछ अलग सी चीज़ें करता हुआ दिखाई देगा। हेनरी की आंखों में एक अलग सा कलर आ जाना, हेनरी का बात करने का तरीका, हेनरी का अपनी माँ के साथ बिहेव करने का तरीका, ये आपको कुछ हद तक डिस्टर्ब करेगा। इसमें कुछ ऐसा सीन है जो आप फैमिली के साथ बैठ के ना ही देखें तो अच्छा है। मैं ये मूवी जो फैमिली के साथ बैठ के देखने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप अनटिल अनलेस आप उन 2 सीन्स को निकाल देंगे जो इसमें मौजूद है, ऐसे सिर्फ 2 ही सीन्स है जो फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। हर स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जब फादर गैब्रिएले को उस डीमन का नाम पता चलता है तो वो उस डीमन का नाम लेके उस पर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए पहुंचते हैं। पर वहाँ जब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो डीमन इन दोनों को अभी तक बेवकूफ़ बना रहा था। अब मूविंग टू द सीन हम देखते हैं कि जो डीमन है वो बाकी पूरे जो लोग मौजूद थे उस रूम में उन सबको ऐसी सिचुएशन में बता देता है कि वो या तो बचेंगे या मरेंगे। और फिर वो गैब्रिएल से यानी फादर वन से कहते हैं कि भाई देख, मैं इन सबको मारने वाला हूँ, जल्दी फैसला कर, तुझे अपनी बॉडी देनी है या मैं इन सबको मार दूँ। और इस सीन को इन सबको देखने के बाद कि सबकी जान जा सकती है, यहाँ फादर वन ये फैसला करते हैं कि ठीक है, तुम मेरी बॉडी ले सकते हो। इतना सुनते ही वो डीमन यानी एस्मोडियस जो है वो निकलता है और जाके फादर गैब्रिएल की वो बॉडी में घुस जाता है ताकि वो कर सके जो इससे पहले नहीं कर पाया। और उसे हेल का डोर भी खुलना था जो बिल्कुल इस ही चर्च के नीचे है। उसे अपनी आर्मी बनानी थी, उसे चर्च को बर्बाद भी करना था। हमने देखा कि फादर गैब्रिएल जो है वो डीमन से प्रॉपर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डीमन मुझ पर किसी तरह से हावी ना हो। पूरी कोशिश करने के बाद भी वो डीमन कहीं ना कहीं हावी हो जाता है और बताता है कि अब तुम मेरे सर्वेंट हो और मैं अपने सर्वेंट को जब भी छोड़ूंगा जब वो मेरा काम पूरी तरह से कर देगा। एस्मोडियस जो है वो फादर वन को लेकर तहखाने तक पहुंचता है और वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश में कामयाब भी हो जाता है, जबकि पीछे से जो फादर टू है वहाँ पहुँचते हैं और दोनों मिल के उस डीमन को हराने की कोशिश करते हैं, जिसमें डीमन ये अटैक भी करता है कि जो तुम्हारे गिल्ट है, जो गुनाह तुमने करे वो तुम्हारे पीछे आएंगे। इसमें जो टैगलाइन है, ये टैगलाइन बहुत ज़बरदस्त है, जो भी तुमने पाप किए वो तुम्हारे पास वापस लौट कर आएंगे। ये लाइन वैसे रियल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है क्योंकि आप जो भी करते हैं वो आप तक वापस आता ही है। एक मिसाल है ना कि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, ये वही मिसाल है, बस उसके अल्फाज थोड़े से दूसरे हैं। मूविंग टू द सीन, वापस आते हैं सीन पर तो पता चलता अब यहाँ पर जो है फादर गैब्रिएल और जो फादर एस्कोबेल है वो अपने गिल्ड से लड़ते हैं। वैसे वो पहले कन्फेशन एक दूसरे से कर चुके हैं अपनी गिल्ड के लिए ताकि ये जो प्रॉब्लम है वो उसे हैंडल कर सकें, लेकिन वहाँ पर फिर वो अपने गिल्ड से लड़ते हैं, अपने गिल्ड्स को हराते हैं और वापस उस डीमन को निकाल के हेल में भेज देते हैं। इस मूवी की स्टोरी का जो पूरा फोकस है वो ज़्यादा फोकस जो है वो फादर गैब्रिएल पर है क्योंकि हमें दिखाया गया कि फादर गैब्रिएल जो है वो वही इस कहानी का मेन हिस्सा है क्योंकि वही फादर है जो उस डीमन को चाहिए था ताकि वो अपने काम पर अंजाम दे सके। और दूसरी तरफ अगर इस बारे में बात करें कि ये मूवी अब आगे क्या पोटेंशियल रखती है, क्या इसका कोई पार्ट आएगा या कुछ, तो हाँ, इसके लास्ट में एक सीन दिखाया गया जिसमें पता चला कि चर्च के बड़ों में जो एक अड़ियल इंसान था जिसका नाम आई थिंक एंजो था, वो अब एक लंबी छुट्टी पे चला गया। लंबी छुट्टी पे चला गया है कि मूवी में एक सीन दिखाते हैं जिसमें कि वो चर्च के अंदर आता है और वो ब्लीडिंग क्राइस्ट को देख के जो है गिर जाता है या शायद किसी तरह की पोजीशन में चला जाता है और फिर वो एक लंबी छुट्टियों पे चला गया क्योंकि अब तो वो अपने फराइज अंजाम नहीं दे सकता। लेकिन इस दौरान फादर गैब्रिएल जिसके अंडर में काम करेंगे वो हैं फादर बिशप जो है गैब्रिएल के काम से बहुत ज़्यादा वाकिफ है और वो बहुत ज़्यादा खुश भी है इस चीज़ से, इसलिए वो फादर गैब्रिएल को ले जाके वो दिखाते हैं एक तरह की सीक्रेट एजेंसी जो शायद चर्च ने बनाई हुई है जो इस तरह के केसेस को हैंडल करती है। और वहाँ पे बिशप बताते हैं कि अभी तक हमने जितना भी कुछ देखा है और जो समझा है उसके हिसाब से उन 200 में से तुमने एक ही डीमन को वापस नर्स में भेजा है, तो अभी भी 199 डीमंस बाकी हैं
हैं, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमें आगे की कहानियों में दिखाया दिया जाए कि और कितने लोग और कितने डीमंस अब बाकी हैं और डीमंस के साथ स्टोरी क्या क्या बढ़ी हुई है, क्या वो डीमंस फादर गैब्रियल के काबू में आएंगे भी या नहीं आएंगे। लेकिन मैं पर्सनली इस मूवी का जो सीक्वल है जो ऑफिशियली आई थिंक अनाउंस हो भी चुका है, सो उन्होंने इस चीज़ को बता दिया है कि इसी सीरीज का पार्ट 2 लाजमी आएगा, द पॉप्स एक्सॉर्सिस्ट का पार्ट 2 लाजमी आएगा। तो मैं पर्सनली बहुत वेट करूंगा इस चीज़ के, क्योंकि नो डाउट इस मूवी ने एक अलग किस्म की छाप या एक अलग किस्म का असर मुझ पर छोड़ा है, क्योंकि मैंने इससे पहले जितनी भी एक्सॉर्सिज्म पे मूवीज़ देखी है वो मुझे उस हद तक या उस अप्रोच तक नहीं दिखाई देती जहाँ जिस हद तक या जिस अप्रोच तक ये मूवी पहुंची है। ये मूवी टोटली देखने लायक है। मैं चाहूँगा कि आप सब इस मूवी को देखें। अब अगर आपके करीबी सिनेमाज में ये लगी हुई है तो जाके ज़रूर देखें, और नहीं लगी हुई है तो अब तो ये HD में हर जगह अवेलेबल है, उसका ब्लू-रे प्रिंट भी आ चुका है, तो इसको देखिए लाजमी, क्योंकि ये मूवी बाकी वर्थ इट है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप मुझे बताएं कि अगर आपने मूवी देखी है तो आपको ये मूवी कैसी लगी और क्या इसके पार्ट 2 में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको दिखाई दिया जाएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं शर्जिल अशरफ, बाय।